Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this first morning of New Year 2021। नववर्ष 2021 की इस पहली सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए और हम सबके लिए ये नया साल अमन, चैन और सुकून वाला हो, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अचीवमेंट्स वाला हो, गुड लक, गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ वाला हो। इस साल आपकी बीएससी भी कंप्लीट होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बीएससी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो और आफ्टर बीएससी आप एक वेल डायरेक्टेड एंड फ्रूटफुल मिशन पर निकलें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी कामयाबी की ऊंचाइयों को छुए। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर स्पेसेस के बीच डिफाइंड एक फंक्शन जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि उस फंक्शन के अंतर्गत लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त हो तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंक्शन अगर 1-1 भी है यानी एक ही है तो वो मोनोमॉर्फिज्म या एक समाकारिता कहलाता है। अगर फंक्शन आच्छादक भी है तो आच्छादक समाकारिता या इपीमॉर्फिज्म कहलाता है, और एक की आच्छादक समाकारिता हो तो वो तुल्यकारिता कहलाती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जो डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस हमने पढ़े हैं उनको और क्लियर करने के लिए यहाँ मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है T फ्रॉम V3 ओवर द फील्ड R इंटू V2 ओवर द फील्ड R, जिसकी डेफिनेशन ये है T के अंतर्गत वेक्टर A1 A2 A3 की इमेज वेक्टर A1 A2 आएगा, आच्छादक समाकारिता है, ये प्रूव करना है और इसकी अस्टी भी ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस दे रखे हैं, V3 ओवर द फील्ड R एंड V2 ओवर द फील्ड R, और इन दोनों वेक्टर स्पेसेस को आप अच्छी तरह जानते हैं। T जो है V3 से V2 में एक फंक्शन डिफाइन किया है और उसकी डेफिनेशन ये दी है। जब डेफिनेशन का मतलब है कि हमें ये बताया जाए कि V3 के किस वेक्टर की इमेज V2 का कौन सा वेक्टर आएगा, तो वो बताया हुआ है। ये V3 का वेक्टर है A1 A2 A3 तीन कंपोनेंट वाला वेक्टर, और इस वेक्टर की अंडर T इमेज जो है V2 का ये वेक्टर आएगी, यानी कि फर्स्ट टू कंपोनेंट से बना वेक्टर। तो ये तो T की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल T के अंतर्गत वेक्टर 2 4 3 की इमेज, ये 2 4 3 V3 का वेक्टर है, तो ये आ जाएगी 2 4। इस तरह से हम इसको समाकारिता और आच्छादक प्रूव करेंगे और इसकी एसटी भी ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा बराबर वेक्टर A1 A2 A3, ये V3 का एक वेक्टर ले लिया, और बीटा B1 B2 B3 इसके कंपोनेंट्स हैं, ये भी V3 का एक वेक्टर ले लिया। जब ये दोनों वेक्टर्स V3 के हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सभी 6 कंपोनेंट्स A1 A2 A3 और B1 B2 B3 ये सब V3 के, ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे यानी R के, और दो कोई स्विच स्केलर A और B ले लिए। फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो T है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यानी समाकारिता है। तो T के अंतर्गत इन दो वेक्टर्स अल्फ़ा और बीटा की लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फ़ा प्लस B बीटा की इमेज यानी T ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा, तो ये हो जाएगा T अपनी जगह एज इट इज़। पहले अल्फ़ा और बीटा के अंदर मान रख लें, A अपनी जगह और ये वेक्टर अल्फ़ा प्लस B और ये वेक्टर बीटा। जैसा कि स्टैंडर्ड कंपोजिशंस होती हैं, ये A स्केलर अंदर तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और B अंदर तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर दोनों के तीनों कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंगली जुड़ जाएंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो पूरा है वो एक वेक्टर बन जाएगा, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट होगा A1 प्लस B1, सेकेंड कंपोनेंट आएगा A2 प्लस B2, और थर्ड कंपोनेंट आएगा A इंटू A3 प्लस B इंटू B3। अब इस वेक्टर की अंडर T इमेज क्या होगी, वो जो हमें ये डेफिनेशन दे रखी है कि फर्स्ट टू कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो तीन कंपोनेंट वाला वेक्टर है V3 का, इसकी T के अंतर्गत इमेज
ये हो जाएगी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, ये V2 का वेक्टर आ गया। अब इसको इस वेक्टर को ब्रेक कर दें दो वेक्टर्स में, तो इन दो वेक्टर्स के योग से ये बनता है, जैसे AA1 यहाँ आ गया और BB1 यहाँ आ गया, और AA2 यहाँ आ गया और BB2 यहाँ आ गया। या उल्टा देख लें, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम जोड़ें इन दोनों को, तो फर्स्ट कंपोनेंट के योग से ये बनेगा और सेकंड कंपोनेंट के योग से AA2 प्लस BB2 बनेगा। तो इस वेक्टर को दो वेक्टर्स के योग के रूप में तोड़ दिया और इसमें से A को कॉमन ले लिया, तो A डॉट A1 A2, और ये इसमें दोनों में B है तो B कॉमन ले लिया। वेक्टर A1 A2 को हम क्या कह सकते हैं, जैसा कि T की डेफिनेशन है, वेक्टर A1 A2 होगा वेक्टर A1 A2 A3 का T के अंतर्गत प्रतिबिंब, यानी T ऑफ A1 A2 A3 बराबर A1 A2 है, तो A1 A2 की जगह लिख दिया है T ऑफ A1 A2 A3। इसी तरह से B1 B2 जो V2 का वेक्टर है उसकी जगह हमने लिख दिया है T ऑफ B1 B2 B3, यानी वेक्टर B1 B2 B3 की T के अंतर्गत इमेज ही आएगी B1 B2, ये लिख दिया। A1 A2 A3 अल्फ़ा हो गया और B1 B2 B3 बीटा हो गया। तो प्रूव हो गया कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा की T के अंतर्गत इमेज बराबर आ जाता है A इंटू टी अल्फ़ा प्लस B इंटू टी बीटा, यानी दो वेक्टर्स अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज, उन दोनों वेक्टर्स की जो इमेजेज हैं टी अल्फ़ा और टी बीटा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी या ये इक्वेशन ये सिद्ध करता है कि जो टी हमें दिया हुआ था वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अतः टी रैखिक रूपांतरण अर्थात समाकारिता है, अतः टी रैखिक रूपांतरण है यानी कि समाकारिता है। इसके बाद इसको आच्छादक प्रूव करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आच्छादक क्या होता है, सहप्रांत के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, यानी सहप्रांत का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बनता हो। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये जो टी है वो V3 से V2 में फंक्शन है, तो V2 का कोई भी अवयव हो तो वो V3 के किसी न किसी अवयव की इमेज होगा, ये बताना होता है। तो उससे सिद्ध हो जाता है कि ये फलन आच्छादक है, यानी सहप्रांत V2 के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, उसकी प्री इमेज प्रांत V3 में विद्यमान होनी चाहिए। तो ये बात हमने यहाँ बताई है। प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू V2, यानी सहप्रांत V2 का ये स्वेच्छ अवयव ले लिया A1 A2, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज प्रांत V3 में ये वेक्टर हो जाएगा A1 A2 0 विद्यमान होगा। अब क्योंकि ये V2 में है तो ये V3 में होगा ही, क्योंकि 3 कंपोनेंट वाला है और इसके भी तीनों कंपोनेंट रियल हैं, ये V3 में होगा। और ये इस V2 के वेक्टर की प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि T के अंतर्गत इस वेक्टर की इमेज ये वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि T के अंतर्गत A1 A2 0 की इमेज वेक्टर A1 A2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि सहप्रांत V2 का कोई भी वेक्टर हो A1 A2 वो किसकी इमेज होगा, यानी उसकी प्री इमेज क्या होगी, और वो प्री इमेज जो होगी वो आवश्यक रूप से प्रांत V3 में होगी। यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट 0 लेना कोई आवश्यक नहीं था, कुछ भी ले लेते। जैसे मान लो मैं ले लेता A1 A2 1, थर्ड कंपोनेंट 1 ले लेता, तो भी T के अंतर्गत A1 A2 1 की इमेज यही A1 A2 आता। मतलब सहप्रांत के इस अवयव की प्री इमेजेस एक नहीं है, अनंत हैं, तो कोई भी एक दिखा दी हमने। आच्छादक होने के लिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज होनी चाहिए प्रांत में, तो वो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि किस किस की क्या क्या होगी, और इसलिए सिद्ध हो गया कि टी आच्छादक है। जहाँ तक एक एकी की बात है, ये नहीं है, यानी 1 1 फंक्शन नहीं है, ये एक एकी नहीं है। और वो बात अभी हमने डिस्कस की है कि क्यों नहीं है। जैसे अगर ये वेक्टर है A1 A2 0, तो इसकी इमेज भी A1 A2 आएगा, और अगर दूसरा वेक्टर होता A1 A2 1 तो उसकी भी इमेज A1 A2 आएगा, यानी दो अलग अलग वेक्टर्स की इमेज एक ही वेक्टर आएगा। तो ये फंक्शन एक एकी नहीं है, उसको अलग से भी प्रूव कर दिया है कि ये एक एकी नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2 3 4 एंड 2 3 5, ये V3 के दो वेक्टर्स हैं और दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका थर्ड कंपोनेंट डिफरेंट है, तो दीज टू वेक्टर्स आर डिफरेंट। लेकिन T के अंतर्गत इस वेक्टर की इमेज और T के अंतर्गत इस वेक्टर की इमेज, दोनों वेक्टर्स की इमेज V2 का एक ही वेक्टर आएगा 2 3,
क्योंकि फर्स्ट टू कंपोनेंट दोनों के 2 3 हैं। यानी हमने यहाँ दिखाया है कि प्रांत के दो अलग अलग वेक्टर्स की इमेज एक ही आ रही है, और उससे इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो रहा है कि ये जो टी है वो एक ही नहीं है। रही बात कर्नेल ऑफ टी यानी कि टी की एस टी ज्ञात करना, तो जैसे कि डेफिनेशन होती है एस टी की, टी की एस टी के, या जिसको कि हम ऐसे भी लिखते हैं कर्नेल ऑफ टी, तो क्या परिभाषा होती है? प्रांत V3 के उन अवयवों का सेट ऑफ अल्फा बराबर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू V3 सच दैट इमेज ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर ऑफ कोडोमेन। जो सहप्रांत है अपना V2, उसका ये 0 वेक्टर है। तो प्रांत के उन वेक्टर्स का सेट जिनकी इमेज सहप्रांत का 0 वेक्टर आती हो। इसी को अब हम जानते हैं कि ये जो वेक्टर है इसकी इमेज 0 वेक्टर कब आएगी? जब इसके पहले दो कंपोनेंट 0 0 हों। तो ये कैसे वेक्टर्स का सेट हो गया? ये हो गया 0 0 A3 प्रकार के वेक्टर्स का सेट, जहाँ A3 बिलोंग्स टू R। तो ये कर्नेल हो गया, यानी कि कर्नेल में V3 के कौन से वेक्टर होंगे? वो सभी वेक्टर जिनके फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स 0 हों और थर्ड कंपोनेंट चाहे कितना भी हो। तो ये अनंत वेक्टर्स का सेट है, जैसे 0 0 1 0 0 2 0 0 1/2 0 0 5, ये सब वेक्टर्स के में हैं यानी कर्नेल में हैं, क्योंकि इन सब वेक्टर्स की इमेज सहप्रांत का 0 वेक्टर आ जाएगी। तो यहाँ पर कर्नेल के अनंत सदिशों का समुच्चय है। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली, एक फंक्शन दिया हुआ था, उसको प्रूव किया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी होमोमॉर्फिज्म है, यानी समाकारिता है। इसके अलावा हमने ये भी प्रूव किया कि वो ऑनटू है, ऑनटू यानी आच्छादक है, लेकिन एक ही नहीं है, ये प्रूव किया। तो ये इपीमॉर्फिज्म हो गया, आच्छादक समाकारिता का उदाहरण हो गया ये इपीमॉर्फिज्म। अगर ये एक ही भी होता तो आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता कहलाता, लेकिन यहाँ पर ये ओनली इपीमॉर्फिज्म है। एक और एग्जांपल डिस्कस करें। इस एग्जांपल में टी वही V3 से V2 में ही फंक्शन है, यानी कि डोमेन वाला वेक्टर स्पेस और कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस वही सेम है जो पिछले एग्जांपल में थे, लेकिन जो टी फंक्शन डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन बदल गई है। टी के अंतर्गत V3 के वेक्टर ABC की इमेज C, A+B आएगी। यानी अब डेफिनेशन यह है कि V3 का कोई भी वेक्टर होगा तो उसकी टी के अंतर्गत इमेज V2 का कौन सा वेक्टर आएगा, जो उस वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट होगा वो तो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा और पहले दो कंपोनेंटों के योग से सेकंड कंपोनेंट बनेगा। तो ये डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहें कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत V3 के वेक्टर 4 6 9 की इमेज क्या आएगी, तो थर्ड कंपोनेंट 9 तो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा और फर्स्ट 2 का योग सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। तो V2 का ये वेक्टर V3 के इस वेक्टर की इमेज आ जाएगी। ये टी की डेफिनेशन है और हमें प्रूव करना है कि ये रैखिक रूपांतरण है। तो वही V3 के दो वेक्टर्स ले लिए, एक अल्फ़ा और एक बीटा। वेक्टर अल्फ़ा के कंपोनेंट A1 B1 C1 और वेक्टर बीटा के कंपोनेंट A2 B2 C2। तो ये सभी 6 कंपोनेंट रियल नंबर्स होंगे। अब इस वेक्टर अल्फ़ा की टी के अंतर्गत इमेज यानी टी ऑफ A1 B1 C1 तो आ जाएगी C1 और A1 + B1। सिमिलरली बीटा की इमेज क्या आ जाएगी, थर्ड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा और फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स का सम सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये दो वेक्टर्स हमने V3 के लिए और उनकी इमेज भी ले ली और दो स्वेच्छ स्केलर A और B ले लिए। और अब अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की टी के अंतर्गत इमेज निकालें। तो टी के अंतर्गत A अल्फ़ा + B बीटा की इमेज, तो पहले A अल्फ़ा + B बीटा को ही सॉल्व करेंगे। A अपनी जगह वेक्टर अल्फ़ा की वैल्यू रख दी प्लस B अपनी जगह वेक्टर बीटा की वैल्यू रख दी। A अंदर मल्टीप्लाई हो गया तीनों कंपोनेंट से, B अंदर तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट आएगा A × A1 + B × A2। सेकंड कंपोनेंट बनेगा A × B1 + B × B2 और थर्ड कंपोनेंट बनेगा A × C1 + B × C2। तो ये अंदर एक वेक्टर आ गया V3 का अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त। और इस वेक्टर की टी के अंतर्गत इमेज क्या आएगी, तो जैसा कि टी की परिभाषा है
जो थर्ड कंपोनेंट है वो तो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा, और जो फर्स्ट टू कंपोनेंट्स हैं उनका योग सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा, A1 प्लस BA2 प्लस AB1 प्लस BB2। अब इसको ब्रेक करके वापस अलग अलग करना है। तो यहाँ AC1 प्लस BC2 एज इट इज़, AA1 एज इट इज़, ये थर्ड स्टेप को पहले लिख दिया, AB1 और BA2 को बाद में लिख दिया, और BB2। फिर ये AC1 कॉमा ये वाला AA1 प्लस AB1 एक वेक्टर अलग बन गया, और BC2 प्लस ये वाला पद BA2 प्लस BB2 अलग बन गया। ये हम उल्टा देख लें तो आसानी से समझ में आएगा। ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो ये आ जाता है, इसलिए इस एक वेक्टर को तोड़ दिया दो वेक्टर्स में। इसमें हमने जिनमें A है वो अलग कर लिया और जिनमें B है वो अलग कर लिया। इनमें A कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लें वेक्टर से, तो ये C1 और यहाँ से A कॉमन आने के बाद बचेगा A1 प्लस B1, और इसमें से B कॉमन आ रहा है तो B बाहर ले लेंगे। तो B बाहर लेने के बाद इधर तो C2 और इधर A2 प्लस B2, और जैसा कि हमें दिख रहा है या ऊपर हमने लिख भी दिया था कि ये A तो एज इट इज़, और ये इमेज है अल्फ़ा की। T ऑफ अल्फ़ा बराबर इतना था C1 A1 प्लस B1। तो C1 कॉमा A1 प्लस B1 ये मान है T ऑफ अल्फ़ा का, और C2 कॉमा A2 प्लस B2 ये मान है T ऑफ बीटा का। तो प्रूव हो गया कि अल्फ़ा और बीटा की लीनियर कॉम्बिनेशन की T के अंतर्गत इमेज अल्फ़ा और बीटा की इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। T अल्फ़ा इमेज है और T बीटा इमेज है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है, और इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर को बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं। हमें मेनली पढ़ना है इस बुक का जो लास्ट वाला चैप्टर है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। लेकिन उस आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वाले चैप्टर तक पहुंचने के लिए बीच में जो अन्य चैप्टर्स हैं उसकी कुछ मुख्य बातें हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर वाले चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में से मैं केवल कुछ डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक या दो थ्योरम्स लूँगा, और उसके बाद हम अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो यहाँ तक हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक थ्योरम और कुछ और डेफिनेशंस हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।